गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है क्लास का। कल अपने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, जिसमें न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम जो मैं आपकी न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम वो अपने की थी। आज उसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले इसी का ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपने कर लेते हैं। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, मैं लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब उस ध्यान रखना, कल अपने विभाजन एल्गोरिथम लिखी थी, यूक्लिड विभाजन में क्या थी कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? a बराबर bq प्लस r। b q और r ये तीनों ही धनात्मक पूर्णांक है। जो q है ये भागफल को रिप्रेजेंट करता है और r शेषफल को रिप्रेजेंट करता है। r का मान कल बताया था मैंने, b से छोटा होता है, 0 से बड़ा है उसके बराबर होता है। अब देखो, हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें वर्ग को सिद्ध करना है कि वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो माना b बराबर 3, हम b का मान 3 मान लेते हैं। तो जब b 3 हो तो r के मान क्या क्या होंगे? 0, 1, 2। कल की क्लास में बताया था कि r का मान कहां से लेकर कहां तक होएगा। तो r के मान यहाँ इस सवाल के लिए 0, 1 और 2 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन करने का में यदि r बराबर 0 हो, यदि r क्या हो? 0 हो, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3q आ जाएगा। a बराबर 3q। अब अपने को वर्ग करना है इसका, तो दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर दो। तो a की स्क्वायर बराबर 3q की होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब ध्यान देखो, वर्ग जो है वो 3m की फॉर्म में है, मतलब कि 3 है और m3 जो है वो किसी m के मल्टीपल में है। वैसे यहाँ देखो, ये जो 9 है इसके अपने टुकड़े कर लेते हैं, 3 × 3 q स्क्वायर आ गए। अब देखो 3 आ गया और यहाँ क्वेश्चन में इसकी जगह m लिखा हुआ है, तो आपने इसको m मान लेते हैं। माना m बराबर 3q स्क्वायर। जब m का मान 3q स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बराबर 3m आ जाएगा। a स्क्वायर बराबर 3m आ जाएगा। इसी प्रकार यदि r बराबर 1 हो, यदि r क्या हो? 1 हो, तो a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+1। ये तो हो गया एक धनात्मक पूर्णांक, लेकिन उसने वर्ग की बात की है तो अपने इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3q+1 की होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर से इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। अब ध्यान से देखो, वर्ग ये तो हो गया 3m+1 के रूप में होता है। 3m+1 मतलब कि अपने को प्लस में 1 चाहिए, तो प्लस में 1 पड़ा है और इसमें से इसको अपनों को 3 कॉमन निकाल के m का मल्टीपल बनाना है। तो a
स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से देखो ये भी 6 जो है वो 3 का गुणज है, ये 9 भी 3 का गुणज है, तो अपने इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में 1 पड़ा रहेगा। अब इस पूरे की जगह क्वेश्चन में m लिखा हुआ है, तो अपने इसको पूरे को m मान लेते हैं। मानना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। जब इस पूरे का मान हमने कोई संख्या m मान ली, ये भी एक पूर्णांक ही है पूरा पूरा, इसको अपने कोई एक संख्या पूर्णांक m मान लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा। फिर से देख लो, क्वेश्चन ने बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें वर्ग को शो करना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। हमने उन्हें सिर्फ और सिर्फ a एक पूर्णांक माना है, ना कि कोई वर्ग पूर्णांक वर्ग संख्या मानी है, हमने सिर्फ a को एक पूर्णांक माना है। तो फिर युक्तियों विभाजन प्रमेय से इसे अपने किसी रूप में लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, यहाँ bqr जो है एक पूर्णांक ही है, bq जो है वो भागफल को रिप्रेजेंट करता है, r जो है वो शेषफल को रिप्रेजेंट करता है, और b जो है वो भाजक होता है। कल की क्लास में बताया था मैंने, b क्या होता है, भाजक होता है, और a को अपने भाज्य बोलते हैं। तो यदि अब b का मान 3 मान लिया अपनों ने, b का मान जब 3 हो गया तो फिर r के मान क्या क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तीनों मान के लिए। यदि r का मान 0, यदि r का मान 0 होगा तो a बराबर 3q आएगा। उसने वर्ग की बात की है तो अपने भी दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद ये हो गया 9q स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का गुणज है, तो अपने 3 को कॉमन निकाल लिया, बाहर अलग कर लिया, 9 के अपने फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद इस 3q स्क्वायर को अपनों ने m मान लिया, m मानने के बाद यहाँ रख दिया, तो a स्क्वायर बराबर 3m आ गया, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। इसी प्रकार यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 1 तो a का मान 3q प्लस 1 आ जाएगा। दोनों पक्षों में फिर से स्क्वायर करने के बाद इसमें a प्लस b का फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान 3q है और b का मान 1 है, a की स्क्वायर 3q की स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 तो 6q आ गया, प्लस में b की स्क्वायर तो 1 की स्क्वायर 1 एज इट इज आ गया। अब अपनों को वो तो हो गया 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। अब देखो यहाँ प्लस 1 पहले से ही पड़ा है, जब प्लस 1 पहले से ही पड़ा है तो इसको अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये एज इट इज वैसे वैसे पड़ा रहेगा। और इन दोनों में 6 और 9 में से अपनों ने 3 कॉमन निकाल लिया गुणनखंड के रूप में, 3 को जब बाहर निकाला जो बच गया उसको लिख दिया। ये जो है इसको एक तरह के पूर्णांक ही है, इसको अपने कोई संख्या m मान ली, m मानने के बाद ये पूरा रिजल्ट बन गया अपना 3m प्लस 1। तो इसी तरीके से ये जो r का मान 2 है ये रखेंगे अपने, तो भी ये चीज अपने प्रूफ कर सकते हैं। r का मान 2 रख के एज इट इज ऐसा के जैसे ये अपने रिजल्ट वापस बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ऐसा रिजल्ट फिर से बन जाएगा। नोट कर लो आप। अब शुरू करते हैं अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को कलन विधि भी बोलते हैं, कलन विधि। इस विधि में क्या होता है, इन्हीं दो पूर्णांकों a और b, इन दो पूर्णांकों का अपने HCF ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, HCF। दो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों के HCF निकालने के लिए अपने इस विधि का उपयोग करते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी वो कहती है a और b दो पूर्णांकों के लिए q व r दो पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां a अपने हिंदी में बात करें तो a होता है वो भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r जो होता है वो शेषफल होता है। अब इस विधि से दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF निकाल, HCF मतलब कि इन दोनों का एक कोई ऐसा गुणनखंड जो दोनों में ही घनिष्ठ हो, वो उसका HCF होगा इन दो पूर्णांकों का। अब इस विधि से HCF निकालना तो b के जिस मान के लिए
आर का मान 0 हो जाए, जहां आर का मान 0 हो जाएगा तो वो जो बी का मान है वही एचसीएफ होएगा, वही अपना क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ किन दोनों से क्या होगा ए व बी का, इन दोनों का ए व बी का एचसीएफ क्या होगा ए बी होगा। कब होगा जब आर 0 हो जाएगा। जब आर 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा a बराबर बी क्यू बचेगा। a बराबर क्या बचेगा बी क्यू, मतलब कि a ने b का भाग दिया तो q भागफल आया और पूरा पूरा भाग गया, शेषफल नहीं आया। तो इस कंडीशन में जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे, जो भाजक था आपका, वही आपका क्या होएगा एचसीएफ हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, किनका a और b का, इन दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वही एचसीएफ होता है। अगर अपने इस विधि से आंसर निकालें तो सिंपल सी है, आर का मान जब 0 हो जाए तो उस कंडीशन में जो ये बी होगा वही ए और बी का ही क्या होगा एचसीएफ होएगा। सिंपल सी बात है। अब अपने क्वेश्चन करते हैं। 237 और 81 का, 237 और 81 का ये दो धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे ये जो 237 है ये 81 से बड़ा है, ये 81 से बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि लगेगी। क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। a का मान तो हो गया 237 बराबर b का मान 81 इंटू में 237 में कैसे भाग करेंगे 2 पे जाएगा और 75 इसका शेषफल आ जाएगा। 2 पे गया 75 इसका शेषफल आ गया। अब देखो मैंने कहा था जब ये r है, r बराबर क्या हो 0 हो, तब जाके ये b इन दोनों का एचसीएफ रहेगा। लेकिन यहाँ r चूंकि r बराबर 75 नॉट इक्वल टू 0, r का मान 75 आया जो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर ये जो 81 है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी नहीं होगा। अब यही प्रोसेस फिर से अपने रिपीट करेंगे किन दोनों पूर्णांकों के लिए 81 ग्रेटर देन 75, इन दो पूर्णांक 81 और 75 के लिए अपने यही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। कैसे देखो 81 इक्वल यूक्लिड विभाजन विधि से या एल्गोरिथम विधि से या विधि से अपने फिर से रिपीट करेंगे। 81 बराबर 75 इनटू में देखो 81 में 75 को से डिवाइड करेंगे 81 को, तो जो भागफल है वो अपना 1 आएगा और प्लस में शेषफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो फिर से r का मान 6 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में 75 जो है ये अपना क्या नहीं होगा, इन दो जो धनात्मक पूर्णांक है इन दोनों का एचसीएफ नहीं होगा। अब देखो इस 75 और 6 के लिए दोनों के लिए फिर से ये प्रोसेस अपने रिपीट करेंगे। कैसे 75 जो है वो ग्रेटर देन है 6 से। अगर जो बड़ी संख्या है उसी के टुकड़े कर सकते हैं, छोटे के टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं 75 और यहाँ 237 और यहाँ 81 को उठाया था। अब 75 इक्वल 6 इनटू में 75 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा भागफल और प्लस में शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ गया 3। अब शेषफल 3 आया, r बराबर 3 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब तक r 0 नहीं होगा तब तक अपने इसको एचसीएफ नहीं निकाल सकते। अब 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 6 और 3 के लिए यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। कैसे होगी 6 इक्वल 3 इंटू में 2, देखो 6 में डिवाइड किया 3 से, 6 में 3 का भाग किया तो 2 आया भागफल और शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, तो r का मान देखो शेषफल 0 हो गया। r का मान कितना हो गया यहाँ r बराबर 0 हो गया। जैसे ही r हुआ था b के जिस मान के लिए r 0 हुआ था, b बराबर 3 पर r बराबर कितना आया था 0 आया था, तो यही जो 3 है अपना इन दोनों पूर्णांकों को क्या होगा एचसीएफ होएगा। इसको लिखेंगे कैसे एचसीएफ ऑफ 237, 81 इक्वल में 3, यही इनका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ मतलब कि इन दोनों ही संख्याओं का एक ऐसा गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही इनका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर से देख लो
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए देखो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए और बी दो पूर्णांक है जिनके लिए क्यू बाय आर दो पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान हो कि अपने को a बराबर बी क्यू प्लस आर प्राप्त हो सके। तो जब ये r जो है ये जीरो हो जाएगा, r जो है वो जीरो हो जाएगा, तब a और b का इन दो पूर्णांकों का ये जो b है ये क्या होएगा, एचसीएफ होएगा। ये जो b है वो एचसीएफ होएगा किनका, a और b दो पूर्णांकों का होएगा। अब देखो इसको एक क्वेश्चन समझते हैं हमें। 237 और 81 का अपने एचसीएफ निकाला, ये प्रोसेस चालू की। अब मैं देखा कि 237 जो है वो 81 से बड़ा है, तो अपने देखो 81 के टुकड़े तो कर नहीं सकते 273 के लिए 273, तो अपनों ने इसके 237 जो था सॉरी जो 237 है इसके टुकड़े किए कैसे, 81 के रूप में, 81 into 2 प्लस में 75, मतलब कि 237 में 81 से भाग किया, भागफल मेरा 2 आया और शेषफल मेरा 75 आया। अब देखो शेषफल 0 नहीं आया, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक अपने एचसीएफ नहीं बता सकते। तो मैंने क्या किया, फिर से 81 और 75 के लिए यही प्रोसेस फिर से रिपीट की। 81 के मैं टुकड़े कर दिए 75 के रूप में, 81 इक्वल में 81 में देखो 75 का भाग करोगे तो भागफल 1 आएगा और शेषफल 6 आएगा। अब मैंने क्या किया, देखा तो कि ये 6 जीरो बराबर नहीं है, ये जीरो थोड़े है, तो फिर से 75 और 6 के लिए ये प्रोसेस सेम चली। आर का मान 3 आया जो कि फिर से जीरो नहीं है, जबकि वैल्यू 6 और इस 3 के लिए ये प्रोसेस चलेगी। अब की बारी आर का मान 0 आ गया, जैसे आर का मान 0 आया वैसे ये जो 3 था जिससे आप भाग कर रहे थे, याद रखना दो पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप एचसीएफ निकालो, तो जिस संख्या से आप लास्ट में भाग कर रहे हो और शेष पर 0 आ रहा हो, तो जिस संख्या से आप भाग कर रहे थे वही आपकी संख्या जो है जिसे यहाँ 3 आई थी वही अपने क्या होगी, एचसीएफ होगी। आप ये मत कर देना कि आप भाग 3 से कर रहे हो, आपने सोचा हाँ 2 आ गया तो ये 2 हो जाएगा एचसीएफ, नहीं, ये जो 2 है ये तो भागफल है, हर संख्या हर एक में एक एक भागफल है, तो अपने भागफल को लिख ही नहीं रहे हैं, आपने सिर्फ जिससे भाग कर रहे थे वो लिख रहे हैं, जो भाग कर रहे थे भाग देखो अब इसे 3 से भाग कर रहे हैं, सबसे छोटा जो गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ है, मतलब कि 3 का भाग इसमें चला जाएगा इसमें भी चला जाएगा, तो बेनिश गुणनखंड हुआ ना, तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 हो गया। एक बार आप इसको देख लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या कर्ण विधि से 210,55 का एचसीएफ निकालना है। अब देखो 210 और 55 का एचसीएफ निकालना है। एक छोटा सा आप छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब दो पूर्णांक हो और इकाई का 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, तब जो एचसीएफ है वो आपका 5 का गुणज ही आएगा। जो एचसीएफ है वो आपका 5 का गुणज ही आएगा। याद रखना एक छोटी सी ट्रिक है, ये छोटा सा याद करने का तरीका है कि अगर क्वेश्चन आप एचसीएफ निकालो, बाय चांस आपने कुछ और निकाल दिया और आपको चेक करना पड़ेगा कि सही है कि गलत है, तो इन दो ऐसी संख्याएं जिनके दो संख्याएं दी हो उनमें अगर 0 और 5 या तो 0 हो दोनों तरफ या फिर 5 हो, अगर दोनों तरफ ही 0 होगा तो हो सकता है वो 2 का गुणा जाए, हो सकता है वो 5 का गुणा जाए। एचसीएफ जो है अगर एक तरफ 5 है, दोनों में से एक तरफ 5 है तो 5 का ही गुणज जाएगा, वो संख्या जो होगी वो 5 का ही गुणज होगी। अब देखो इनका अपने निकालते हैं एचसीएफ। संख्या कौन कौन सी है, 210 और 55 है। 210 जो है वो बड़ा है 55 से, तो अपने टुकड़े कर लेते हैं 210 के 55 के फॉर्म में। तो 210 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे अपने डायरेक्ट, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ a बराबर bq प्लस r, इस फॉर्म में अपने को इसको 210 को चेंज करना है, a का मान 210 है तो बराबर 55 इनटू में 3 और प्लस में 45। मैंने 210 के टुकड़े किए 55, 210 में 55 से भाग किया, भागफल आया 3 और शेषफल आ गया 45। अब देखो ये जो r है, r कितना है मेरे पास 45 आया, ये क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं है, तो जिससे आप भाग कर रहे थे वो अपना एचसीएफ भी नहीं होगा। ये एचसीएफ क्या आएगा, ये नहीं होगा 55, तो अपने 55 और 45 के लिए ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। तो चूंकि 55 जो है वो बड़ा है 45 से,
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 55 बराबर 45। अब देखो 55 में 45 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद देखो क्या आएगा, भागफल 1 आएगा और बिल्कुल शिष्ट कितना आएगा, 10 आ जाएगा। मैंने 55 में 45 से भाग दिया, भागफल मेरा 1 आया, शिष्ट मेरा 10 आ गया। अब देखो r कितना आया, 10। फिर से ये क्या नहीं है, 0 बराबर नहीं है, तो 0 बराबर नहीं है तो ये है 2 से 10 और 55 का HCF भी नहीं होगा। फिर से 45 ग्रेटर देन 10, जो 45 है वो बड़ा है 10 से, 45 बड़ा है 10 से, तो अपने इन दोनों के लिए, इन 45 और 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो यूज करेंगे। 45 बराबर 10 से भाग दिया 45 में, भागफल मेरा 4 आया, प्लस में शेष कितना आ गया, 5 आ गया। अब मैंने 45 में भाग किया 10 से, तो भागफल तो मेरा 4 आया और शेष कितना आ गया, 5। देखो r जो है वो फिर से 5 आ गया, r जो फिर से 5 आ गया, r 5 आया मतलब कि ये 0 बराबर नहीं आया, 0 बराबर नहीं आया तो ये जो 10 है ये इन दोनों का HCF भी नहीं होगा। तो अब फिर से ये प्रोसेस वापस रिपीट होएगी, यही प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि r का मान 0 ना जाए। तो 10 बड़ा है 5 से, 10 क्या है, 5 से बड़ा है, 10 व 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखो क्या आएगा, 10 बराबर 10 में 5 का भाग दिया 2 पर गया और प्लस में शेष कितना आ गया, 0 आ गया। देखो b का मान 5 हुआ तो r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब ये 5 है, यही आपका क्या होएगा, इन दोनों का HCF होएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF किन दो संख्याओं का, 2 से 10 कमा 55 का कितना आ गया, 5 आ गया। देखो मैंने कहा था ना कि अगर इन दो संख्याओं में जो दो पूर्णांक दिए आपको HCF निकालने के लिए, इन दोनों में अगर किसी भी एक का यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो अगर 5 होगा या 5 होगा या 0 होगा, तो 5 के गुणे तो या 5 ही गुणे जो भी होंगे उनमें इकाई का 5 या 0 ही होगा। तो एक 5 है तो फिर जो अपना HCF आएगा वो भी 5 का गुणे से आएगा, तो 5 खुद के गुणे से होता ही है, तो वो 5 आ गया। अगर दोनों तरफ 0 होते तो वो 2 का गुणा जाता या फिर 5 का गुणा जाता, लेकिन अगर एक तरफ 5 है तो 5 का गुणा ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से आप नोट कर लो। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करना। HCF एवं LCM ज्ञात करना। देखो HCF तो बता दिया, घनिष्ठ गुणनखंड होता है, और LCM क्या होता है, LCM जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हो उनमें, उन गुणनखंडों में वे गुणनखंड जिनकी घात सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक या उच्चतम घातों के जो गुणनखंड है उनका गुणा ही क्या होता है, अपना LCM होता है। एग्जांपल करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे देख लो क्वेश्चन है 144 व 180, इन दोनों के लिए आपको HCF भी ज्ञात करना और LCM भी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपने को इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड मैं बता देता हूं भाई। 144 की अभाज्य गुणनखंड देखो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने का आसान तरीका, ऐसा हमें पढ़ा भी होगा, इकाई का में देखो, इकाई का एक समसंख्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपने 2 से भाग करेंगे। 2 से किया तो कितना आ गया, 72 आ गया। फिर से 2 से किया 36 आ गया, 2 से किया 18 आ गया, 2 से किया 9 आ गया। अब देखो 9 आ गया, 9 में 2 का नहीं हो सकता, 3 से किया 3 आ गया, 3 से। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 144 व 180 के अभाज्य गुणनखंड।
144 और 180 के बने, पहले 144 से देखो क्या बने, दो कितनी बार है गुणनफल, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी जाएगी 4 जाएगी, इनटू में 3 की पावर 3 दो बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसे 144 के अभाज्य गुणनफल निकालना है मेरे को। सबसे पहले हम निकालेगा सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से क्या है तो भाग करना है अपने को, 2 से 14 और 2 दूनी 4, भाग करना है सबने हर बार, 2 से भाग किया 72 आ गया, 2 से भाग किया 36 आ गया, 2 से किया 18 आ गया, 2 से किया 9, 3 से फिर 3 और 3 से 1 आ गया। ये तब तक चल के प्रोसेस जब तक कि अंत में लास्ट में 1 ना जाए। अब 180 के निकालने हैं अपने को, अब 180 के देख लो, 2 से किया कितना आएगा 90 आएगा, 2 से किया 45 आ जाएगा। अब देखो 45, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 3 से जाने के चेक कैसे करते हैं, अंकों को जोड़ दो, 4 और 5 9 हो गया, तो 9 अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये 45 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 15 15 तो 3 से होता ही है, 3 5 और 5 1, 2 से किया 90 आया, और फिर से 2 से किया 45 आया, फिर 3 से किया 15 आ गया, 15 में 3 का भाग किया तो 5 आएगा, 5 से 5 में 1 आ गया, तो क्या बने इसमें गुणनफल क्या बने 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3। एक को चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बारी। तो अब अपने इसकी गुणनफल निकालनी है, अब अपने को इसको इस गुणनफल विधि से ही अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब क्या यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो यूज नहीं करनी है, तो सबसे पहले निकालेंगे अपने एचसीएफ, इसका 144 और 180 का 144 और 180 का, मैंने कहा था उपनिष्ठ जो होगा वही इनका गुणनफल होगा। अब देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, कॉमन कितनी आएगी 2 की पावर 2 कॉमन आएगी, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, दोनों में कॉमन क्या आएगी 3 की पावर 2 कॉमन आएगी। 5 की पावर 1 है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर वो कॉमन भी नहीं आएगी, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36 आ जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ गया 36 आ गया। अब एलसीएम देखो कितना 144 और 180 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है उच्चतम घातों के पदों का गुणनफल। उच्चतम घात देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, 2 की पावर 4 लिखिए इनटू में 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, दोनों तरफ सेम है, पावर मैक्सिमम 2 ही है, 3 की पावर 2 ही एक बार आ जाएगी इनटू में 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो मैक्सिमम तो 1 ही हुई ना फिर, तो यहाँ 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। रिजल्ट कितना आएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू में 9 इंटू में 5, तो कितना क्या रिजल्ट आएगा इसका 16 इंटू में 45। सात सौ 720 कितना आ गया 720, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएम। अब एक इंपॉर्टेंट है, पहले अपना एक नोट कर लो, अब आगे इसमें एक पूर्णांकों में या पूर्णांक मानो ई और पी तो पूर्णांक है, एकों में पूर्णांकों में और एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है, वो क्या होता है एल एचसीएफ इनटू में एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के इन दो जो पूर्णांक है इन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों पूर्णांकों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनमें एलसीएम एचसीएफ और पूर्णांकों में कि पूर्णांकों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप अपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपने पूर्णांक जो पूर्णांक है a बराबर 144 और b बराबर 180, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं a डॉट b या a क्रॉस b, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 144 इंटू में 180, इन दोनों का गुणा कीजिए और एलसीएम
इंटू में HCF, सॉरी LCM इंटू में HCF, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। LCM कितना है 720 इंटू में 36, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों का मान सेम आएगा। आप मल्टीप्लाई जरूर करना, या आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है मल्टीप्लाई करने का, इतना सा काम कि दोनों का मान जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो क्वेश्चन करते हो, उसमें आपने रिलेशन चेक किया, ए डॉट बी किया और एलसीएम मल्टीप्लाई किया एलसीएम और एचसीएफ का, यदि दोनों सेम ना आए, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो फिर देखो पूर्णांक तो बुक में आप क्वेश्चन दिए होंगे तो पूर्णांक तो गलत हो नहीं सकते। अब या तो आपका गुणा गलत होगा या फिर वो पूर्णांक तो गलत हो नहीं सकते। तो गलत क्या होगा, आपका एलसीएम और एचसीएफ में से कोई चीज गलत होगी। तो हाँ, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो इसको। तो आज की आपने क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे कल डे 3 में नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर का नया टॉपिक, तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंगे अपने में संख्याओं से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लो।